नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी एकादश पाठ है यानी 11वां पाठ है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। वंचित मतलब बिना शिक्षा के ही रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, यानी बहुत सालों तक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा, यानी ज़्यादा विरोध इनको झेलना पड़ा। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। यानी ये इतने विशेषण बताए हैं। किसके बताए हैं? सावित्रीबाई फूले के। क्या क्या बताए हैं? कि ये स्मरणीय यानी इसको याद रखना चाहिए, अनुकरणीय इसका अनुकरण करना चाहिए। यह है शिरोमणि यानी महिलाओं की सबसे ऊपर शिरोमणि है। इसका योगदान जो है उस पर इसे पाठ का निर्माण किया गया है। ये सावित्रीबाई फूले ये क्या कहता है? ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। यानी जो ये चित्र बना हुआ है इसको एक बार अच्छे से देख लो कि इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर ये बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, ये एक महिला हाथ में कुछ लेके जा रही है, ये बीच में कुछ हैं जो इस महिला पर फेंक रहे हैं, ये देखो कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, ये भी कुछ ना कुछ इस पे डाल रहे हैं। तो ये क्या है? ये आगे बताता है। क्या कहता है कि ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, यानी ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। पाठशाला मतलब जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो यह किसी पाठशाला का चित्र है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, इयम यह सामान्य पाठशाला नास्ति नहीं है, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, इयम यह अस्ति है, यह है महाराष्ट्र का प्रथम कन्या पाठशाला, यानी महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका यानी अध्यापिका गृहात घर से पुस्तकें लेकर चलती है। जो हमने देखा था कि ये महिला है जो किताब लेकर जा रही है, इधर से अपने घर से जा रही थी, तो रास्ते में ये क्या है कि कुछ उसके ऊपर कुछ ना कुछ डाल रहे हैं और यहाँ पर ये विद्यालय में जा रही है, यानी पाठशाला में जा रही है। तो यह बता रहा है, क्या बता रहा है कि एक अध्यापिका घर से किताबें लेकर जाती है यानी चलती है। मार्गे कश्चित तस्याः ऊपरी धूलिम कश्चित च प्रस्तरखंडान क्षिप्ति, आगे आएगा क्षिप्ति। तो ये है क्या कहते हैं? मार्गे मार्ग में, कश्चित कोई, कश्चित मतलब कोई, तस्या ऊपरी उसके ऊपर यानी उस अध्यापिका के ऊपर, धूलिम धूल यानी कोई धूल, कश्चित कोई, च और प्रस्तरखंडान, प्रस्तरखंडान होते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो वो ऊपर डाल रहा था। ये जो है ये क्या है? पत्थर के टुकड़े ये डाल रहे हैं और यह धूलिन पर डाल रहा है। तो ये क्या कहता है कि मार्ग में कोई इनके ऊपर धूली और कोई पत्थर के टुकड़े, क्षिप्ति का मतलब होता है फेंकते हैं। परम सा सवदृढ़ निश्चात न विचलती, परम परंतु, सा वह, सवदृढ़ निश्चात अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलती विचलित नहीं होती है, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। सब विद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती। वह क्या कहता है कि सब विद्यालय अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ खुशी से, स विनोदम मतलब खुशी से, आलपंती बातें करती हुई, सा वह अध्यापने पढ़ाने में, संलग्ना भवती संलग्न हो जाती है। वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है, वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ खुशी से बातें करते हुए उनको पढ़ाने में लग जाती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति,
यह क्या कहता है कि उसका अपना भी यानी अपना अध्ययन भी उन्हीं उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ में ही चलती है, यानी वह साथ में खुद भी पढ़ती है। के यम महिला, के यम कौन है यह महिला, महिला यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, अपि भी यूयम तुम सब इमाम इस महिलाम महिला को जानित जानते हो, क्या तुम इस महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इयम एव यह ही है महाराष्ट्र से महाराष्ट्र की प्रथमा महिला पहली महिला शिक्षिका अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यानी यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली है। यानी इसका नाम क्या है, सावित्रीबाई फुले। तो आगे आता है जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे जनवरी महीने के जनवरी मासस्य यानी जनवरी महीने के तृतीय दिवसे यानी 3 तारीख को, यानी तीसरे दिन यानी 3 तारीख हो गई है। फिर आगे क्या कहता है 1831 तमें 1831 तमें ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत यानी उत्पन्न हुई, पैदा हुई। जनवरी महीने के 3 तारीख को और 1831 ख्रीष्टाब्दी यानी ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामनी नाम के स्थान पर यह सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माताः लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी ये थे। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की ही उम्र में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीत हुई यानी शादी हुई। इनकी शादी किससे हुई है, 9 वर्ष की आयु में हुई और किससे, ज्योतिबा फुले से। परिणीता का मतलब होता है शादी हो गई थी। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्प एव आसीत, वह अभी यानी उस समय 13 वर्ष की ही थी, 13 वर्ष की ही थी, सॉरी वह भी 13 वर्ष के ही थे। यानी ज्योतिबाबाई फुले 13 वर्ष के थे और सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष की थी। यतो ही स स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक आसीत, यतो ही का मतलब होता है क्योंकि, यतो ही क्योंकि स स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक आसीत, अतः सावित्र्या मनसि स्थितः अध्ययन अभिलाषः उत्साहं प्राप्तवती। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हुई। यानी जो उसके मन में पढ़ने की अभिलाषा थी उसको और ही उत्साहित किया गया। इतः परम सा गृहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनम कृतवती, इससे परंतु इससे पहले उसने सागृहम यानी घर से ही अंग्रेजी की भाषा यानी अंग्रेजी की भाषा का अध्ययन किया। उन्होंने घर से ही अंग्रेजी की भाषा का अध्ययन किया। आगे आता है 1848 ईस्वी में तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। यानी 1848 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा महोदय ने दोनों ने मिलकर कन्याओं के लिए एक प्रदेश का पहला पाठशाला यानी पहला विद्यालय शुरू किया। तदानीम सा केवलम सप्तदश वर्षीय आसीत, उस समय वह केवल यानी सावित्रीबाई फुले केवल 17 साल की थी, यानी 17 वर्ष की थी। आगे आता है 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात्
तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरे विद्यालय प्रारब्ध है। कहता है 1851 ईस्वी में अस्पृश्य यानी छुआछूत वाले, छुआछूत के तिरस्कार के समुदाय के लड़कियों के लिए अलग से उसने यानी सावित्रीबाई फुले ने दूसरा विद्यालय शुरू किया। यानी दूसरा विद्यालय उन्होंने शुरू किया, किस लिए किया कि वहाँ पर छुआछूत की जो परंपरा चल रही थी कि हमें उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं पढ़ना, उससे दूर रहना है। तो इस प्रकार की बच्चों में या मतलब समाज में भावना थी, तो उस भावना को मतलब चलते रहना और साथ में बच्चों को भी पढ़ाना, इसके लिए उन्होंने अलग से एक विद्यालय शुरू किया। आगे आता है सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीति नाम यानी बुराइयों का सावित्रीबाई ने मुख्य रूप से विरोध किया। सामाजिक में यानी समाज में जो बुराइयां थी उनका मुख्य रूप से उन्होंने विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकरण ऐसा साक्षात नापितई मिलिता, यानी विधवाओं के सिरामुंडन के लिए, यानी जो औरतें जिनका पति मर जाता था, ऐसी औरतों का क्या करते थे, शिरोमुंडन कर देते थे, यानी सिर मुंडन कर देते थे, यानी उनके बाल काट देते थे। तो कहते कि विधवाओं के लिए जो शिरोमुंडन के निराकरण के लिए यानी उनका सिर मुंडन ना किया जाए, इसके लिए वह साक्षात नाइयों से मिली, यानी नाइयों के पास जाकर मिली। फलतः केचन नापितः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में भाग लेना त्याग कर दिया, यानी इस रूढ़ी को चलाने से मना कर दिया, यानी यह रूढ़ी नहीं चलनी चाहिए। यानी जो शिरोमुंडन करते थे तो वो कहते हैं कि हम आगे से शिरोमुंडन नहीं करेंगे। एकदा सवित्र्य मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्णवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयः काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते सम। कहता है एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया कि कुएं के पास में फटे हुए कपड़ों वाली, यानी फटे हुए कपड़ों में लिप्त, यानी उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, कहने को हो सकता है कि वह निम्न जातीय हो, यानी छोटी जाति की हो, कोई नारी जल पीने के लिए मांग रही थी। यानी वह कुएं के पास खड़ी थी और फटे हुए कपड़ों में थी, जिस प्रकार लग रहा हो कि यह छोटी की जाति की हो, तो वह ऐसी नारी कुएं के पास खड़ी हुई जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कूपात जलोद्धरणम अवार्यन। उच्च वर्ग के लोग वहां पर उसका मजाक उड़ाते हुए, यानी उसका उपहास करते हुए कुएं से जल लेने से उसको मना करते हैं, यानी उसको दूर कर देते हैं। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत। सावित्री ने यह अपमान सहन नहीं किया, सावित्रीबाई ने यह अपमान सहन नहीं किया। सा ताः स्त्रिय निज गृहम नीतवती। वह उस स्त्री को अपने घर में ले जाती है। तड़ागम दर्शित्वा एकथ्यत च, और तालाब दिखाकर कहती है, यत यथेष्टम जलम नियत, जितना चाहती हो जल ले लो। यानी वह अपने घर पे ले जाती है और तालाब दिखाती है और कहती है कि जितना आपको जल चाहिए ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ा गए, यह सार्वजनिको यानी सार्वजनिक, यानी यहाँ से हर कोई भी जल ले सकता है। सार्वजनिको अयम तड़ा गए, यह तालाब क्या है, तालाब क्या है कि सार्वजनिक है, यानी यहाँ से कोई भी जल ले सकता है, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो। आगे आता है अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इससे जल लेने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है, यानी इस तालाब से जल लेने में कोई भी जाति बंधन नहीं है। तस्याः तयाः मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाः पक्ष सर्वथा समर्थित है। तयाः यानी उसके द्वारा, उस महिला के द्वारा, मनुष्यों के समानता का, स्वतंत्रतायाः च और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा समर्थित रहा है। यानी उस महिला के द्वारा, यानी सावित्रीबाई फुले के द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा ही क्या रहा है, समर्थित रहा है, इन्होंने समर्थन किया है। आगे आता है
महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। ये कहता है महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रबंधक गृह, इस प्रकार की जेल जहाँ पर शिशु बच्चों की हत्या का जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। क्या कहता है कि इत्यादि नाम संस्था नाम, इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का मतलब सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधि में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। यह कहता है इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित समुदायों के अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, यानी ऐसे लोगों को जागृत करना, यानी उनको अच्छे से शिक्षा देना। सावित्री अनेका संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाएं और प्रशासन कौशल संचालित किए। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले चैसा पीड़ित जनानाम ऐश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। यानी दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय में और प्लेग के समय में उसने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए और बिना रुके हुए सेवा की। यानी सावित्रीबाई फुले ने अकाल के समय में और प्लेग के समय में उसने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए और बिना रुके हुए सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री के लिए यानी सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हमेशा उन्होंने प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा सव्यम ऐसा रोगेण ग्रस्तः। 1897 में तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। यह कहता है कि महारोग के फैलने से यानी सेवा में लगे हुए वह आप भी असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 में उनकी निधन यानी मृत्यु हो जाती है। आगे आता है साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री का महान योगदान है। तस्याः काव्य संकलन द्रव्यम वर्तते। उसके 2 काव्य संकलन है। कौन कौन से? काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर है। यानी उन्होंने 2 काव्य लिखी हैं। कौन कौन से लिखे हैं? काव्य फूले लिखा है और सुबोध रत्नाकर लिखा है। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवन चरित्रम अवश्यम अध्येतव्यम। यह कहते हैं भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए गहन अध्ययन करने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यानी इस प्रकार की वह महान स्त्री थी। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, देख लेते हैं। आदाय का मतलब होता है लेकर, यानी हाथ में लेकर वह किताब चलती थी। प्रस्तर खंडान होते हैं पत्थर के टुकड़े, यानी जो रास्ते में उसके ऊपर फेंके जा रहे थे। सविनोदम हंसी मजाक के साथ, यानी वह बच्चों को पढ़ाती है हंसी मजाक के साथ। आलपंती बात करती हुई। अजायत पैदा हुई यानी उत्पन्न हुई। अभिहितौ कहे गए हैं। परिणीता ब्याही हुई यानी ब्याही गई। अस्पृश्यतया छुआछूत के कारण। प्रारब्ध आरंभ किया यानी शुरू किया। निराकरण आए दूर करने के लिए। रूढ़ रूढ़ी में या रिवाज में। शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई। पातुम पीने के लिए। सोढ़ुम सहने में। उत्पीड़िता नाम सताए हुएयों का। ऐश्रांत बिना थके हुए। महीयते बढ़ चढ़कर हैं। गहन अबोधाय गहराई से समझने के लिए। इस प्रकार के ये हमने शब्दार्थ कर लिए हैं। एक बार फिर से इस पाठ की हिंदी देख लेते हैं। यह कहता है कि ऊपर बने हुए चित्र को देखो, यह किसी पाठशाला का है। यह सामान्य पाठशाला नहीं है, यह महाराष्ट्र का पहला कन्या पाठशाला है। एक शिक्षिका घर से किताबें लेकर चलती है। मार्ग में उसके ऊपर कोई धूली और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ
खुशी से हंसी मजाक के साथ वह पढ़ाई में लग जाती है। उसका अपना अध्ययन भी साथ में ही चलता है। कौन है यह महिला, क्या तुम लोग जानते हो? यह महिला महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले है। जनवरी की 3 तारीख को 1831 ईस्वी में इनका महाराष्ट्र के नायगांव नाम में के स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। उसके माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा और उत्साह को प्राप्त हो गई। उसने अंग्रेजी की भाषा घर से ही प्राप्त की। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्रीबाई महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 ईस्वी में अस्पृश्य के कारण यानी छुआछूत के तिरस्कार के समुदाय के लड़कियों के लिए उन्होंने अलग से एक विद्यालय शुरू किया। समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए सावित्रीबाई ने मुख्य रूप से उनका विरोध किया। विधवाओं के शिरोमुंडन के लिए निराकरण के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ि में भाग लेने से त्याग कर दिया, यानी उन्होंने बाल काटने से मना कर दिया। एक बार सावित्री मार्ग में देखती है कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों वाली तथाकथित यानी निम्न जातीय कोई नारी जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्ग के उपहास करते हुए उसे कुएं से जल लेने से मना कर देते हैं। सावित्री ने यह अपमान सहन नहीं किया। वह उस स्त्री को अपने घर ले गई और तालाब दिखाकर कहती है कि जितना जल चाहिए ले लो। आगे आता है कि यह सार्वजनिक तालाब है, यहाँ से जल लेने में कोई भी जाति बंधन नहीं है। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता में हमेशा ही समर्थन किया है। आगे आता है महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रबंधक गृह की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई सक्रिय रही है। इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित लोगों के यानी समुदायों के अपने अधिकारों के प्रति उनको जागृत करना। सावित्री ने अनेक संस्था प्रशासन कौशल भी चलाए। अकाल के समय में और प्लेग के समय में पीड़ित लोगों की बिना थके हुए बिना रुके हुए उन्होंने सेवा की। सहायता सामग्री की स्थापना व्यवस्था के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किए। महारोग के प्रसारण के समय में सेवा में लगी हुई वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 में इनकी मृत्यु हो जाती है। साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई का महान योगदान रहा है। उन्होंने 2 काव्य संकलन लिखे हैं, एक तो है काव्य फूले और एक है सुबोध रत्नाकर। ठीक है। भारतवर्ष में महिला के उत्थान के लिए गहन अध्ययन करने के लिए सावित्रीबाई महोदय का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से यह हमने पाठ एक बार पढ़ लिया है। इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।